हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है सभी के? बढ़िया एकदम। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की बुक है वो चल रही थी, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 हमारे पास चल रहा है, संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण। लास्ट के लेक्चर में हमने सिद्ध किया था F = माइनस का ग्रेडियंट U, यानी कि कोई किस संरक्षी बल का जो मान होता है वो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर होता है। यहां पर मैंने प्रवणता का मतलब बताया, दूरी के साथ परिवर्तन, जिसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। डेल का मतलब बताया, सदिश अवकल संकारक, उसका मान आपको फिक्स याद रखना है। हमने पूर्ण आंशिक अवकलन को समझा था, जो कि आज के लेक्चर में भी काम आएगा, वहां भी हम डायरेक्ट चलेंगे। जिस किसी को भी पूर्णांशिक अवकलन नहीं आता है तो लास्ट के लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको बता रखा है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था सबसे लास्ट के लेक्चर में वो था संरक्षी बलों की पहचान करना। डेल क्रॉस F = 0 होगा तो वो संरक्षी बल होगा, यानी बल का कर्ल यदि 0 होगा तो वो कौन सा बल होगा? संरक्षी बल होगा। डेल क्रॉस F = 0 सारणिक विधि से हल होना है। डेल की वैल्यू फिक्स है, F जो देगा आपको क्वेश्चन में वो मान रखना है, सारणिक विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलें आगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल का भी इंपॉर्टेंट था, आज का भी इंपॉर्टेंट है, और आगे 2 क्वेश्चन और आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 4 क्वेश्चंस में और एक कार्य ऊर्जा पर में, इस चैप्टर में 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे फिर हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो निकाय पर कार्यरत बल भी संरक्षी होते हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि कोई निकाय है उस पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित भी रहती है, या संरक्षित को आप नियत भी कह सकते हैं, यानी जितनी है उतनी ही बनी रहती है। तो निकाय पर जो बल कार्यरत होंगे वो संरक्षी बल होंगे। मतलब पहले हमें क्या सिद्ध करना है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है या नियत रहती है। ये तो दे रखा है हमें कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो निकाय पर कार्यरत बल भी संरक्षित होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, इसके आंसर की ओर देखिए। सबसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा लिखाता हूं आपको। यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो उसमें जो बल भी कार्यरत होंगे वो भी संरक्षित होंगे। मतलब एक तो निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यदि निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रह रही है तो उस पर जो बल हैं वो भी संरक्षी बल होने चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। यानी डेल क्रॉस F 0 होना चाहिए, संरक्षी बल की यही पहचान है। ठीक है, तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी भी निकाय में स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग को किसी भी निकाय में स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। पहली बात, बिल्कुल बेसिक से मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको टॉपिक के प्रति फील आ सके। देखो, यांत्रिक ऊर्जा की डेफिनेशन आपकी पहले भी पढ़ी हुई है, अब भी पढ़ी हुई है। तो किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये शब्द था, उसका हमने आपको डेफिनेशन बताया। अब हम दूसरी डेफिनेशन पर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है या यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है? बात एक ही है। तो हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम की ओर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है?
अब हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले हमने यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा देखी, उसके बाद हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है। ये इस नियम के अनुसार निकाय की कुल जो यांत्रिक ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहती है या संरक्षित रहती है। निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। समझ में आ गया क्या? इस नियम के अनुसार, नियम क्या कहता है ये कि आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहेगी, या हम इसे नियत भी कह सकते हैं, संरक्षित कह सकते हैं या हम इसे नियत भी कह सकते हैं। मतलब जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। समझ में आ गया है? तो ये दो डेफिनेशन मैं इसलिए बताया हूं, इनका आगे यूज होगा। यांत्रिक ऊर्जा की क्या है परिभाषा? किसी भी निकाय में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। संरक्षण नियम क्या है? इस नियम के अनुसार निकाय की जो भी यांत्रिक ऊर्जा है वो नियत रहती है। ये आपका क्या है? नियम है। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलें आगे, चलिए। तो ये तो थी डेफिनेशन। अब हम चल रहे हैं कहां पर? इसके डेरिवेशन की ओर। डेरिवेशन की ओर चलते हैं हम। तो हम लिखेंगे कि माना किसी निकाय की गतिज ऊर्जा को तो मैं K मान लेता हूं, गतिज ऊर्जा K व स्थितिज ऊर्जा U है, वह स्थितिज ऊर्जा U है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। तो क्या है? E इज इक्वल टू K प्लस का UR क्या रहता है? नियत बोल दीजिए आप या संरक्षित बोल दीजिए, यही तो है वो नियम। अब आप बोलेंगे कि आप UR क्यों लिख रहे हैं? देखो, स्थितिज ऊर्जा हमेशा स्थिति का फलन होती है। मैंने लास्ट के लेक्चर में डायग्राम बना के समझाया था। आर क्या है? आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, यानी एक्स दिशा में होगा तो स्थिति ऊर्जा, वाई दिशा में होगी तो स्थिति ऊर्जा, जेड दिशा में होगी स्थिति। समझ में आ गया? यू आर क्यों लिखा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। और हमारे पास जो यांत्रिक ऊर्जा होती है जिसकी हमने डेफिनेशन देखी, उसको गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं हम? E इज इक्वल टू K प्लस का U, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर हमने माना कि निकाय की गतिज ऊर्जा K, स्थितिज ऊर्जा U है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ये होगा। बिल्कुल ये होता है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं। हम लिख सकते हैं इसको K प्लस का UR इज इक्वल टू नियत। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2m v स्क्वायर, और UR ऐसे की ऐसे है हमारे पास, क्या है? नियत। अब मैं यहां पर एक टर्म लगा रहा हूं, वो टर्म क्या है? T के सापेक्ष अवकलन करने पर, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो 1/2 और m, यहां चलते हैं हम डायरेक्टली। 1/2 और m कांस्टेंट है, तो ये तो क्या आ जाएंगे बाहर। अब v स्क्वायर का करना है मेरे को, तो v स्क्वायर का अवकलन तो कितना होगा? 2v होगा, और v का भी होगा किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, dv अपॉन का
dt। ये आप 11th-12th में भी खूब पढ़ के आए हैं, तो नई चीज नहीं है। v का अवकलन t के सापेक्ष होगा तो ये होगा, v स्क्वायर का होगा तो 2v, और फिर v का भी होगा dv अपॉन का dt। u का यदि मैं करूं तो du अपॉन का dt। अब हम जानते हैं u स्थिति का फलन है तो r लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। नियत राशि का अवकलन क्या होता है, ये तो आपको सबको पता है, क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी, 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल। मेरे पास आ गया m dv अपॉन का dt इंटू v, लिख सकता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत, प्लस du अपॉन का dt इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, dv अपॉन का dt, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो मैं लिख सकता हूं ma गुणा v प्लस du अपॉन का dt इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और मेरे पास du अपॉन का dt यदि मैं यही रखूं और इसका पक्षांतरण करूं तो fa की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, ma की जगह तो क्या लिख दूंगा मैं, f न्यूटन के द्वितीय नियम से, vs एक से, और ये माइनस का चिन्ह। समीकरण नाम दे दीजिए इसको a। दोबारा देखेंगे मैंने क्या किया है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैंने ये आपको यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा बताई। क्या है यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है जी, फिर हमने क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा। क्या है, निकाय की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। अब हमने माना कोई निकाय जिसकी यांत्रिक ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा u है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाया और t के सापेक्ष हमने अवकलन किया, और अवकलन करने के बाद यहां न्यूटन का द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, vs के से, जब इसका पक्षांतरण होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और समीकरण नंबर a तक आप नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से है। अब आगे जो होगा वो भी बिल्कुल सिंपल होगा। देखिए, समीकरण जो a है वो क्या आया है हमारे पास, उसको हम यहां रख लेते हैं साइड में, du अपॉन का dt इज इक्वल टू माइनस का fv। समीकरण a ये आया है। अब हम जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने भली भांति जब पता किया था, समझा था कि स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होती है। मैंने बताया था, ये बार बार यूज होगा तो मैं बार बार नहीं बताने वाला। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है इसको डिटेल से, पहले यहीं से शुरुआत की थी, तो आप लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होता है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन होता है, जिसको अर्थार्थ हम कैसे लिखते हैं, लास्ट लेक्चर में बता रखा है मैंने, u इज इक्वल टू u x y z। सिंपल है। अब मैंने आपको इसका पूर्ण अवकलन करना भी बता रखा है लास्ट के लेक्चर में। यहां बताऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। आप लास्ट, मेरे को पता है कि आप लास्ट लेक्चर देख कर आ रहे हैं, तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसकी प्रॉब्लम हो रही है वो लास्ट लेक्चर जरूर देखेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, पूर्ण अवकलन करने पर, पूर्ण अवकलन करने पर, देखिए पूर्ण अवकलन u का कितना हो जाएगा, du। इनका क्या होगा, डेल u अपॉन का डेल x dx प्लस डेल u अपॉन का डेल y dy प्लस डेल u अपॉन का डेल z dz। मैंने आपको डायरेक्टली याद रखने के लिए बोला था, ठीक है। और आप जब मैथ में कैलकुलस का पार्ट बुक पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, वहां पर और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। स्थितिज ऊर्जा स्थिति का फलन है, ये कल तक मैंने आपको बता दिया था, ये कोई नई चीज नहीं है। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि इसको समीकरण नाम दे देते हैं b। देखिए, समीकरण b में, समीकरण b में दोनों तरफ dt से भाग देने पर, देखो दोनों तरफ dt से भाग दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे दीजिए, यहां पर आ जाइए। क्या आ जाएगा मेरे पास, du अपॉन का dt
इज इक्वल टू डेल यू अपॉन का डेल एक्स डी एक्स अपॉन का डी टी प्लस डेल यू अपॉन का डेल वाई डी वाई अपॉन का डी टी प्लस डेल यू अपॉन का डेल जेड डी जेड अपॉन का डी टी। अब इसमें कोई नई चीज नहीं की है मैंने। यदि मैं 1 अपॉन डी टी कॉमन ले लूंगा तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, वापस मेरे पास समीकरण बी ही आ जाएगा। अब मैं इसको अदिश गुणा के रूप में लिखता हूं, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने सब प्रोसेस की है। आपको करना यही है कि लास्ट लेक्चर यदि आपको समझ में आ गया तो अब जितने भी डेरिवेशन होंगे वो आपको सब समझ में आएंगे, क्योंकि सब में एक ही प्रोसेस है। किसी में स्थिति ऊर्जा स्थिति का फलन पूर्ण अवकलन होगा, फिर उसको अदिश गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अब अदिश गुणनफल के रूप में इसको लिखना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे, आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। ये अदिश गुणनफल लग गया। आई कैप डी एक्स अपॉन का डी टी प्लस जे कैप डी वाई अपॉन डी टी प्लस का के कैप डी जेड अपॉन का डी टी। अब देखिए अदिश गुणनफल मैंने आपको कल भी बताया था, आई कैप आई से गुणा होगा तो 1 आता है, और यदि आई जे और के से गुणा हो गया तो 0 आएगा। मतलब आई कैप को इससे गुणा करूंगा मैं तो 1 आया, और मेरे पास क्या बना, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी वही बना, प्लस जे को इससे करूंगा तो डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी, के कैप को इससे करूंगा तो डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी, वो ही बन रहा है। बात एक ही है, इसको इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब ये जो टर्म है मेरे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां बताता हूं आपको। देखो आई कैप ऐसे कैसे है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग। और ये वेग किस दिशा का है, एक्स दिशा का, आई कैप वी एक्स प्लस वेग में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर, वेग कौन सी दिशा का, वी वाई जे कैप प्लस ये के कैप, विस्थापन में परिवर्तन की दर कौन सी दिशा का, जेड दिशा का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी लिख सकता हूं क्या। देखो ये कैसा वेग है, इस प्रकार से है, ये निर्देश निकाय है कोई, यहां पर कण, इसका वी एक्स, इसका वी वाई, इसका वी जेड, तो टोटल पार्टिकल का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो मैं इसको वी लिख सकता हूं, यानी मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा। तो पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां से बिल्कुल कल तक यहां बता दिया था। फिर dt से आगे क्या किया है, dt से भाग, और इसको अदिश गुणनफल, और इसको क्या लिख देंगे हम, v लिख देंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए मैं इस वाले पार्ट को यहां पर रफ कर रहा हूं, बिल्कुल आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, du अपॉन का dt इज इक्वल टू आई कैप डेल यू अपॉन का डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन का डेल वाई प्लस का के कैप डेल यू अपॉन का डेल जेड डॉट वी। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर सी। अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, समीकरण ए व समीकरण सी की तुलना करनी है। तुलना करना मैंने कल भी बताया था। ए और समीकरण सी को आप ध्यान से देखिए, देख लिया, जो जो सेम है उसको छोड़ दीजिए और जो अलग है वो लिख दीजिए। डी यू अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी सेम है नहीं लिखेंगे, वी वी सेम है नहीं लिखेंगे, माइनस का एफ इज इक्वल टू ये लिख दीजिए बस, एफ इज इक्वल टू माइनस का है तो यदि मैं इसके पास भेज सकता हूं माइनस, चलो माइनस का एफ इज इक्वल टू ये वी वी सेम, ये वाला सेम, एफ माइनस एफ के सामने हम ये लिख देंगे इज इक्वल टू आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड। अब ये वाला माइनस चिन्ह हम उधर ले जा सकते हैं, गणित के स्टूडेंट है, कुछ नया कुछ भी नहीं किया है, ये माइनस कहाँ गया, इधर जा चुका है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, या आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये माइनस इधर जा चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस तो ऐसे कैसे है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। यू मैंने ले लिया कॉमन, ले सकता हूं। अब u इससे गुणा होगा
इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो वही बात है। अब इसको क्या बोलते हैं? डेल। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का डेल यू। इसको डेल बोलते हैं, फिक्स है इसका मान। डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। क्या है ये? सदिश अवकल संकारक जिसका मान फिक्स होता है हमेशा डेल। तो एफ इज इक्वल टू माइनस का डेल यू। अब जरा इस कथन को याद करें जो मैंने लास्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करवाया था। यह कथन क्या बोलता है कि संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर होता है। मतलब कि ये जो एफ है, ये वाला एफ, वो कौन सा है? संरक्षी बल। और हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर एंड में क्या आया है? ये आया है। मतलब कि इस निकाय पर कार्यरत बल भी क्या है? संरक्षी बल है। तो इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन सिद्ध होता है, या हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। ये संरक्षी बल की पहचान है। अब देखो लास्ट में मैंने क्या किया है, यहां तक आपको समझ में आया? इस कथन का मतलब है कि संरक्षी बल का मान स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के मान के बराबर होता है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर यह आया लास्ट में, यानी निकाय पर जो कार्यरत बल है वो ये है और ये बल संरक्षी बल है। सिंपल। अतः सिद्ध होता है हमारे पास कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो निकाय पर कार्यरत बल भी क्या रहते हैं? संरक्षी बल होते हैं, जिसका पहचान क्या है? डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? तो ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप चलना है। पहले यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा, उसका संरक्षण का नियम क्या है, फिर उसके बाद हमें संरक्षण का नियम लगाना है, फिर टी के सापेक्ष अवकलन करना है और हमारे पास ये समीकरण ए प्राप्त हो जाएगा। फिर हम स्थितिज ऊर्जा, हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फलन है पूर्ण अवकलन करके dt का भाग दे करके, इस प्रकार से हमें यहाँ तक पहुँचना है। और हम जानते हैं कि जब भी ये रिलेशन आ जाता है तो f संरक्षी होता है। अतः इस सूत्र, ये जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसका लास्ट पार्ट ये है, तो f क्या है? एक संरक्षी बल है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे चैप्टर के 2 क्वेश्चन और बचे हैं इंपॉर्टेंट, वो अगले 2 लेक्चर में होंगे। ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं जो भी किससे रिलेटेड? संरक्षी बल से रिलेटेड। क्योंकि लास्ट एग्जाम जो हुई है इस बार, उसमें भी संरक्षी बल से क्वेश्चन पूछा है। संरक्षी बल की शर्त क्या है आपको पता है ना? डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0। ये संरक्षी बल की शर्त है। क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, सिद्ध कीजिए एफ का मान दे रखा है। अब ये हमें प्रूफ करना है। एफ का मान है हमारे पास 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप। आई कैप का मान कितना है? इतना है। फिर है हमारे पास एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस का 2xz के कैप। एफ का मान हमारे पास ये दे रखा है 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2xz के कैप है। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि संरक्षी बल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं संरक्षी बल कैसे होता है? डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, देखिए यहां क्या है? आई कैप, यहां क्या है? जे कैप, यहां क्या है? के कैप। ठीक है। अब देखिए डेल का मान हमेशा फिक्स है ना? क्या है? सदिश अवकल संकारक आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये फिक्स है। तो यहां पर हम इसका मान रख देंगे, रख दीजिए डेल अपॉन का डेल एक्स, डेल अपॉन का डेल वाई, डेल अपॉन का डेल जेड। अब आप मेरे को बताएंगे कि एफ का मान इसमें क्या है? मैंने आपको बताया था कि संरक्षी बल जब भी सिद्ध करवाए तो यहां तक फिक्स रखना है मान को, और जो एफ का मान दिया है वो रख दीजिए। अब एफ का मान आई कैप में क्या है? 2xy प्लस जेड स्क्वायर, इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर, के कैप में क्या है? 2xz। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन।
अब हम इसको हल करते हैं। देखिए आई कैप ऐसे कैसे हल करना आता है आपको, इसको और इसको कवर कर लेंगे। इसका अवकलन, यानी मैं अवकलन किसका करूंगा, यहां साइड में हम करते हुए चलते हैं, यहां डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, इसको हम कवर कर लेंगे। क्या बोल रहा है, डेल अपॉन का डेल वाई 2xz, इसका अवकलन करिए, मतलब 2xz का अवकलन y के सापेक्ष करिए। 2 भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, 0, फिर आएगा माइनस, कवर कर लिया, ये हल हो चुका है। अब इसको हल करेंगे। ये क्या बोल रहा है, डेल अपॉन का डेल z एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर का अवकलन z के सापेक्ष हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नियत राशि है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे माइनस का जे कैप। अब ये माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है जे कैप के साथ, ये पता है क्या आपको, नहीं पता है तो फिर आपने इसका मतलब 12th में कुछ नहीं पढ़ा है, 12th में ही पता चल जाता है। देखो सारणिक में होता चिन्ह इस प्रकार से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो जे कैप के साथ कौन सा चिन्ह आना है, माइनस का आना है, समझ गए। के कैप के साथ फिर से प्लस का, इस प्रकार से आपको याद रखने हैं ये। चलिए तो जे कैप वाले को हल करेंगे तो इसको कवर कर लेंगे हम। अब हम इसका अवकलन इसके सापेक्ष, यानी डेल अपॉन डेल एक्स का 2xz, ये देखिए कवर कर लिया, इसका अवकलन करेंगे। अब 2 तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, 2 तो बाहर निकल जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा x के सापेक्ष, और z भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2z, इतना अवकलन तो आता है आपको। 2xz का अवकलन करूंगा, x का 1, 2z बचा, ऐसे कैसे रख दिया। चलिए माइनस चिन्ह लगा दीजिए, इसको कवर कर लिया, इसको हल कर चुके हैं हम। अब हम इसको हल करेंगे, डेल अपॉन का डेल z, इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है हमें, 2xy प्लस z स्क्वायर, अलग अलग ले जाएंगे इसको, अलग अलग और लेकर जाऊं तो 2xy प्लस डेल अपॉन डेल z स्क्वायर, 2 भी कांस्टेंट, x भी, y भी 0, प्लस z स्क्वायर का z के सापेक्ष 2z, यानी ये क्या आ जाएगा 2z, प्लस का k कैप को हल करो। अब इसको कवर कर लेंगे, इसका अवकलन x स्क्वायर का अवकलन मैं x के सापेक्ष ही करूंगा, तो ये तो आप सीधा बता देंगे 2x माइनस, फिर देखिए इसका अवकलन मैं के इसको कवर कर लेंगे, इसका हल हो चुका है, इसका हल करूंगा मैं, क्या है ये, डेल अपॉन डेल वाई का अवकलन 2xy प्लस z स्क्वायर के सापेक्ष तो 0 हो जाएगा, y का क्या कितना हो जाएगा 1, और 2x कांस्टेंट है वो ऐसे कैसे, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 2x, तो 2z से 2z कैंसिल, 2x से 2x 0 हो गया, माइनस 0 प्लस 0, यानी डेल क्रॉस एफ का मान कितना है 0, अतः ये जो बल है वो कौन सा बल है, संरक्षी बल है। तो ये था आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको दोबारा से ये रिकैप हो गया है कि संरक्षी बल की पहचान किस प्रकार से करते हैं, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। चलिए तो ये था एक और बढ़िया क्वेश्चन संरक्षी बल का, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको f की जगह कोई सा भी मान दे दे, आपको बस केवल घबराना नहीं है, f की जगह मान बदलना है, जो सदिश अवकल संकारक है उसका मान हमेशा क्या रहना है, फिक्स रहना है, वो आपको हमेशा याद रखना है, केवल चेंज होगी तो लास्ट वाली लाइन चेंज होगी। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूं आपको जितने भी ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आसानी से समझ में आ रहे हैं। फिर भी आपकी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या फर्स्ट ईयर की जो वीडियोज़ हैं उनको आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तक पहुँचाएंगे, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे ये, ठीक है। और आपको लगातार पढ़ाई करता रहना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे नहीं है कि छुट्टियां चल रही हैं तो हम एंजॉय करेंगे, नहीं, आपको लगातार पढ़ना है। बीएससी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब आप क्लासेज जब बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में जाएंगे, आप ऑलरेडी जा चुके हैं, 12th का आपके पास रिजल्ट आया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे
जो आपको बोलेंगे कि कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन कॉलेज लाइफ को यदि आप अच्छे ढंग से सीरियसली स्टडी करेंगे तो आगे जाकर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें। कोई भी परेशानी आती है तो आप शेयर करें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।